हेलो सेल्स, दिस इज़ खुशबू भाटिया, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है वीआईपी सीरीज़। अब आप लोग सोच रहे होंगे वीआईपी सीरीज़ है क्या। वीआईपी सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की सीरीज़ है जिसका आज लेक्चर 1 है, वो भी क्लास 9th का। और हमारा जो लेक्चर 1 होने वाला है वो है चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये पर्टिकुलरली क्लास 9th के लिए है, जिसमें मैम आपको सारे वो इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को ना एक 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इजी, मीडियम और हार्ड में, जिसमें पहले मैं इजी बताने वाली हूँ, फिर बीच में मीडियम और लास्ट में मैं हार्ड क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो डू अटेंड द सेशन स्टार्ट से लेकर के एंड तक, क्योंकि आपको ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, आपके पीरियोडिक टेस्ट में बहुत 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 हेल्प करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने आते हैं सेशन पे। हाँ, तो दिस इज़ द dose of motivation you actually need in your exams and normally daily basis की study पे। तो क्या बता रहा है हमारा motivation? There is no substitute for the hard work. Exactly, ये लिखा था हमारे थॉमस एडिसन जी ने, जिन्होंने बताया था कि हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। यू हैव टू डू हार्ड वर्क टू टॉप योर क्लास। टॉपर बनने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इजी पीजी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो देखो मैंने इन्हीं 3 पार्ट्स में आपके क्वेश्चन डिवाइड किए। सबसे पहले मैं आपको इजी बताऊंगी, फिर मीडियम क्वेश्चंस बताऊंगी, मतलब मीडियम इन द सेंस कि वो मीडियम से इजी होंगे, लेवल्स हैं ये आपके, और फिर मैं आपको हार्ड क्वेश्चन बताने वाली हूँ एट द एंड ऑफ द सेशन। तो चलो, नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल कमेंट। अब हमारा ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर का सबसे पहला ही क्वेश्चन यही आता है कि सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगा, सेल के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनील्स। ये सेल ऑर्गेनील्स कौन कौन से होते हैं हमारे? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? ईआर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है और लिपिड की भी सिंथेसिस करता है। वाओ, सो टैलेंटेड। उसके बाद आता है हमारा क्या, और कौन से होते हैं? गोल्गी एपरेटस, जो कि प्रोटीन की सॉर्टिंग करता है, उसको मॉडिफाई करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट सेल्स में उसको सर्कुलेट भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी। राइबोसोम्स जो हमारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये सारे काम कौन करता है? हमारा सेल करता है। तो सेल कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये सेल ही हमारे लाइफ प्रोसेसेस, कौन कौन से लाइफ प्रोसेस? न्यूट्रिशन को, एनर्जी को, रेस्पिरेशन को, डाइजेशन को, ये सारे हमारे क्या सेल्स परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हम अपने सेल्स को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। फंडामेंटल मतलब क्या होता है? बेसिक, जिसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ टिकी हुई है। समझे कि नहीं? गुड। तो हमारे सारे लिविंग बींग्स किससे बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। हम सब किससे बने हुए हैं? वी आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। ये सारे सेल्स जो हैं हमारे बॉडी के, वो क्या परफॉर्म करते हैं? डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं, इवन रेस्पिरेशन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या? ब्लड में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, वो भी तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट मटेरियल्स की।
इसीलिए भी हमने सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा है। उसके बाद हमारे सेल्स के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें सिर्फ क्या होता है, यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी का मतलब सिंगल, तो इसमें क्या है, ओनली सिंगल यूनिट ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। क्या होती है? ओनली सिंगल यूनिट ऑफ सेल। ये सिंगल ऑफ यूनिट ऑफ सेल ही ना इतनी कैपेबल होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, न्यूट्रिशन के, एक्सक्रीशन के, रेस्पिरेशन के, सब के। तो इसीलिए एक सेल क्या है, एक सिंगल सेल भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। देख रहे हो कितनी पावरफुल होता है हमारा सेल। इसीलिए ही हमने सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला है। चलो, वेल डन, इजी पीजी सा था ना, ये तो बहुत इजी सा था। चलो, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका क्या है क्वेश्चन हमारा, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। नाउ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ना सबसे पहले पेज का ही क्वेश्चन है हमारा। क्यों? क्योंकि इससे ना आपके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं 2 मार्कर्स में एक्चुअली। तो मैंने पहले इजी बता रही हूँ, तो इजी का मतलब 2 मार्कर्स आपके क्वेश्चन, जिसमें आपका इससे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हुक नाम के कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको नाम लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे बिना नाम लिए, जैसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों फॉर्म्स में पूछा जा सकता है। तो हमारे सेल किसने डिस्कवर किया था? सेल डिस्कवर किया था हमारे रॉबर्ट हुक जी ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो थे ना, अब मैं आपको कहानी बताती हूँ। रॉबर्ट हुक ना इतने अच्छे साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने इवन माइक्रोस्कोप भी खुद से बनाया था। सो मच टैलेंटेड ही वॉज। उन्होंने माइक्रोस्कोप खुद से बनाया था। सोच रहे हो, वाह यार, उस ही माइक्रोस्कोप में सेल को उन्होंने डिस्कवर किया था। अब जो वो सेल उन्होंने लिया था ना, वो एक कॉर्क से लिया था। अब कॉर्क क्या होता है मैम? ये किस चिड़िया का नाम है? आपने कॉर्क कैसे कैप की तरह होती है ना, ऐसे होता है कॉर्क हमारा, इस तरीके से। ये कॉर्क ना वुड का बना होता है, वुड। ठीक है, ये कॉर्क के अंदर ना जो सेल्स प्रेजेंट थे ना, उनको रॉबर्ट हुक ने देखा था अपने खुद के सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में। लेकिन जो सेल उन्होंने देखा था ना, वो क्या था? डेड था। वो सेल जो उन्होंने डिस्कवर किया था वो डेड था। दैट वाज डेड एक्चुअली। और ये सेल का नाम उन्होंने लैटिन वर्ड से रखा था, जिसका असली मीनिंग होता है, क्या होता है पता है किसी को? लिविंग रूम्स। सॉरी, लिविंग नहीं होता है, लिटिल रूम होता है। लिटिल रूम। ठीक है, तो सेल ना एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। ये कॉर्क जो था ना, ये कॉर्क था, उसी में से ये सेल उन्होंने देखा था अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में। और बहुत सारे ना, जैसे हनी कॉम्ब होता है ना, हनी बी का जो घर होता है, वैसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट देखे थे, छोटे छोटे से रूम्स लाइक स्ट्रक्चर देखे थे उन्होंने अपने डिजाइन खुद के माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो बस इतना सही आंसर है। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। कौन से ईयर में? 1665 में। अच्छा, अब इसमें से एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें से वो आपसे नाम भी पूछ सकते हैं, इवन वो आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं। तो दोनों ही दिमाग में रखना। उन्होंने एक टाइनी स्लाइस ऑफ कॉर्क को अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा था, और उन्होंने ना ऐसा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था। जस्ट अ सेकेंड। जैसे हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर नहीं होता है, ऐसे छोटा छोटा सा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं अलग अलग से, इस तरीके से ऐसे ऐसे रूम्स के स्ट्रक्चर देखे थे उन्होंने। इसी को ही उन्होंने सेल का नाम दिया था। ठीक है, यही उन्होंने सेल डिस्क्राइब किया था, जिसका लैटिन में मतलब होता है लिटिल रूम्स, छोटे छोटे रूम्स। तो आपको ये रूम्स की तरह दिख रहे हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे फॉर्म्स में। इसीलिए उन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर का नाम सेल दे दिया, जिसका लैटिन में मतलब था लिटिल रूम। ठीक, चलो ना, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीडियम क्वेश्चन। नाउ मीडियम का मतलब यहाँ पे ये हुआ, ये लेवल है हमारे क्वेश्चन का, जिसमें मैं आपको 3 मार्कर वाले क्वेश्चन बताने वाली हूँ। कितने मार्क्स के?
3 मार्क करके क्वेश्चन बताने वाली हूँ। चलो, तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होता है और यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो तो पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं। यूनिसेल्युलर, तो यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी का मतलब ओनली वन है ना, और सेल्यूलर का मतलब हमारे सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारे जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हैं, सिर्फ किससे, एक सेल से बने हैं। देख रहे हो कितना अजूबा है इस दुनिया में, वाओ। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वां हमारा यूनिसेल्युलर। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सिंगल सेल होते हैं। ठीक, जबकि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं हमारे भैया। मल्टी का मतलब क्या होता है, सेल्युलर का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। सेल्युलर का मतलब होता है हमारा सेल। ठीक है भाई, समझ गए हम, सेल होता है। मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब बहुत सारे सेल्स। क्या होते हैं, एक सेल नहीं, बहुत सारे सेल्स। क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो क्या है, मैनी इन नंबर। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए हैं। जैसे कि हमारा अमीबा हो गया, अमीबा क्या है, सिर्फ एक सेल से बना हुआ है। पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम भी सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है हमारा। देख रहे हो, ये एक सेल के अंदर सब कुछ प्रेजेंट होता है आपका। ठीक है, इनको हम आगे बताती हूँ। चलो, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बस बेसिक सा डिफरेंस यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में यही होता है। लेकिन अब हम लोगों को लिखना तो भाई एग्ज़ाम में, पास तो हमको एग्ज़ाम करना है। अब एक चीज़ से तो हम पास हो नहीं सकते हैं, पॉइंट से, है ना मैम, कि एक पॉइंट तो आपने बता दिया लेकिन हम उससे पास कैसे हों भाई, हमको मैम नंबर नहीं देती हैं एक से। तो इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ना एग्जाम्पल्स भी लिख के आना। तो जहाँ मैम आपकी बायोलॉजी टीचर देख लेंगी ना, अरे भाई इस बच्चे ने तो एग्जाम्पल भी लिखे हैं, मस्त से फटाक से नंबर देने वाली है तुम लोगों को, देख लेना। तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, यूनी मैंने आपको बताया किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे अंदर एक सेल नहीं बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, फंक्शन। मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट होता है, तो सारे फंक्शन ना यही सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। जबकि हम क्या हो गए, हम हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया, इसमें अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वही अलग अलग सेल्स सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे हार्ट के सेल्स अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ब्रेन के सेल्स अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शंस हमारे अलग सेल्स परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल्स होते हैं जो एक डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब दूसरा आ गया जिसको कहते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अब इसका मतलब मैं पहले बता देती हूँ कि ये डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता क्या है। लेबर का मतलब क्या होता है, काम करना। डिवीजन का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उस काम को डिवाइड कर देना। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ हमको, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें तो सिर्फ एक ही सेल होती है, तो वो एक सेल के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग सेल्स, बहुत अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं, बहुत अलग अलग ऐसे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनली नहीं प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि एक सेल्स के अंदर ना अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन बताया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, और उसके बाद वैक्यूल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्गी एपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर हैं, जो कि क्या, उनका काम क्या होता है, और हर एक सेल ऑर्गेनली का क्या क्या काम होता है, डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो लोग। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या कर रहा था, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था, लिपिड की सिंथेसिस कर रहा था। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी मटीरियल डीएनए प्रेजेंट होता है जो हमको अपने पेरेंट्स से मिलता है। उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमको पावर देता है कि नहीं देता है,
ऐसे ही यही डिवीजन ऑफ लेबर जो है, काम जो बट गया है आपस में, सबको अलग अलग जो काम मिला है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, क्योंकि एक ही तो सेल प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं कि नहीं है भाई, है ना, हम गिन भी नहीं सकते हैं उन सेल्स को। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक ही सेल प्रेजेंट है भाई, तो एक ही सेल वो सारे काम करता है, उसमें कोई अलग अलग काम नहीं परफॉर्म कर रहा होता, कोई डिवीजन नहीं होता उसमें, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक। सेम सेल इज यूज फॉर रिप्रोडक्शन ओनली। अब रिप्रोडक्शन कौन सी चिड़िया का नाम है? रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि एक पेरेंट सेल अपने जैसे बच्चे पैदा कर रहा है, ठीक है, अपने जैसे बच्चे बना रहा है, छोटे छोटे से बेबीज बना रहा है, तो रिप्रोडक्शन हम उसमें कहते हैं। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है ना, वो यूनिसेलुलर, जो खुद जिस सेल से बना हुआ है ना वही करता है। जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा क्या करता है ना, खुद ही अपने आप को स्प्लिट करके, खुद ही अपने आप को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ करके 2 डॉटर सेल बना लेता है। लेकिन हम अपने आप को 20 से 2 टुकड़ों में करके 2 सेल्स तो नहीं बना सकते ना। मैं ऐसे सपोज करो ऐसे बीच से कटती हुई दिख रही हूँ तो कैसे लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो ही रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है, उसमें अलग अलग सेल्स नहीं होते, वही जो वो खुद होता है वही अपने आप को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करके डॉटर सेल बना लेता है। दूसरी चीज़, अब इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी तो होती नहीं कि बहुत सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट हो, तो इनका लाइफ स्पैन जो होता है ना वो छोटा होता है। लाइफ मतलब कब तक जिंदा रहते हैं, जैसे जीने के हैं 4 दिन होते हैं ना, वो बस वो कब तक जिंदा रहते हैं बेचारे, ठीक है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या होता है, लॉन्गर रहता है। एनिमल्स कह लो, हम लोग कह लो, हमारा लाइफ स्पैन लॉन्गर रहता है कि नहीं, एक 100 दिन का, 100 दिन बोल रही हूँ 100 साल का हो सकता है, किसी का 50 साल, किसी का 60 साल, लेकिन इन लोगों का इतना लंबा नहीं होता है। दे 1-2 ईयर्स या कम, मोस्ट प्रोबेबली दिनों सिर्फ 1-2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, 7 हफ्ते, ऐसे ही बस 7 दिन, इस तरीके से ही लाइफ स्पैन होता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है हमारी तरह, ठीक है। आया समझ में? भाई इजी है यार मैम, आप इतना इजी बताते हो, सब समझ में आ जाता है, आई नो। चलो, तो हमारा दूसरा 3 मार्कर वाला कौन सा क्वेश्चन हो गया, जरा पढ़ ले हम लोग। एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स। अरे फिर वही बात भाई, इतना इजी सा क्वेश्चन है, आई नो। तो डिवीजन ऑफ लेबर अभी मैंने आपको क्या बताया, हर सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गनली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हीं को ही हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, ठीक है। सपोज करो आपका स्कूल है, आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम अलग हैं, आपकी मैथ्स की टीचर अलग हैं, बायोलॉजी की टीचर अलग हैं, फिजिक्स के सर अलग हैं, मैथ्स के सर अलग हैं, तो उन सबको अपना अपना काम मिला हुआ है ना, कि मैथ्स के सर सिर्फ मैथ्स पढ़ाएंगे, इंग्लिश की मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी, बायो की मैम बायो पढ़ाएंगी। तो ऐसे ही सेल के अंदर भी ना हर एक ऑर्गनली जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गया, वो अपने अपने काम खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उन्हीं को ही हम सॉरी डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, ठीक है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। हम, ये हमारी बॉडी दिख रही है आपको, ये हम ऑर्गेनिज्म हो गए भाई। तो हमारे जो हार्ट होते हैं, हार्ट जी होते हैं, वो अपना काम अलग करते हैं, है ना, जबकि टिश्यूज़ का काम अपना अलग होता है, डीएनए का काम अपना अलग होता है कि नहीं होता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो गया, ये एक तरीके का टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि ऐसे चीज़ें जो अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जिसको हम सेल ऑर्गनली भी बोलते हैं, ये सेल ऑर्गनली अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, और ये जब सारी सेल ऑर्गनली इकट्ठा आ जाती हैं तो सेल बनाती हैं। सेल जब इकट्ठा आ जाते हैं, घुल मिल के रहने लगते हैं, तो टिश्यू बना लेते हैं। जब टिश्यू घुल मिल जाते हैं हमारे, तो क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। ये ऑर्गन घुल मिल के बेचारे गले मिल के रहने लगते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम हमारा बन गया, तो हमारा क्या पैदा हो गया, एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बन गया। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यही सारे जो सेल ऑर्गनली होते हैं ना, यही डिवीजन ऑफ लेबर इनके लिए बोला गया है, कि ये अपने अपने फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हम सरवाइव कर पाते हैं। जीने के हैं 4 दिन हैं हमारे जो सॉरी, उसमें हम सरवाइव कर पाते हैं, ठीक। सर्वाइविंग एज वेल एज परफॉर्मिंग आवर रोल इन द बॉडी। सिंपल, इजी पीजी, वेरी इजी, आई नो। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने हार्ड क्वेश्चन पे। ओ माय गॉड मैम, सो मच हार्ड इट इज़। थोड़ा सा पानी पी लेती हैं मैम एक बार,
फिर उसके बाद मैम आपको हार्ड क्वेश्चन बताती हैं, ठीक है। फिर आप तब तक ना, जो बच्चे ऐसे नए नए आए हैं ना मेरे सेशन के ऊपर सेशन के ऊपर नहीं, सेशन अटेंड करने के लिए, वो अगर मैम से पढ़ना चाहते हैं ना तो चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे ना मैम के सारे अपडेट्स, जितने भी सेशंस मैम लेती हैं वो सब आपको मिल जाएं। और मैम ऐसे ही मस्त सी सीरीज़ लेके आएंगी आपके लिए, जिससे आपका परफेक्ट सा रिवीजन हो जाएगा, सिंपल। और मैम के वीडियो को ना लाइक भी कर देना। और आपके जो दोस्त वोस्त होंगे ना, दोस्ती वोस्ती होगी जो आपकी स्कूल में बनी होगी मस्त मस्ती, उनको भी ऐसा प्रॉब्लम हो रही होगी कि मैं कैसे पढूं कैसे करूं, उनके साथ ये शेयर भी कर देना, सिंपल। चलो तो शुरू करते हैं हम, आते हैं हम अपने हार्ड क्वेश्चन पे। हार्ड हमारा क्या है, ये हमारा ना 5 मार्कर वाला क्वेश्चन होने वाला है। अब 5 मार्कर वाला क्वेश्चन इन द सेंस ये होगा कि इससे 2 मार्कर वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इवन 3 मार्कर वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 5 वाले में इतना दम होता है, जैसे आप में दम है अपने एग्जाम्स में फोड़ने का, मस्त टॉप मारने का, वैसे ही इस 5 मार्कर क्वेश्चन में भी इतना ही दम है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है भाई, ऐसा तोड़ू फोड़ू सा। एक्सप्लेन ऑल द वेंट्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल। वेंट्स का मतलब कि हमारा जो सेल डिस्कवर हुआ था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी डिस्कवरी हमको बतानी है, ठीक है। चलो देखते हैं भैया। हमारे सबसे पहले हमारे कौन आए थे, रॉबर्ट हुक जी आए थे, जो मैंने आपको अभी बताए। उन्होंने ही सेल को डिस्कवर किया था अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में। लेकिन थांबा, वो सेल क्या था, डेड सेल था, ठीक है। और उन्होंने कब डिस्कवर किया था, 1665 में। अब बात आती है भैया लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था। हमने तो लिविंग सेल पढ़ना है ना भाई, डेड सेल थोड़ी पढ़ना है। मरा हुआ सेल पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे हम, हमें तो डेड सेल पढ़ना है। चलो ठीक है भैया, डेड सेल आए थे हमारे ल्यूवेन हॉक लेकर के, जिन्होंने पॉन्ड वाटर, पानी में लिविंग सेल देखा था। क्या देखा था, पानी में पॉन्ड वाटर है, पॉन्ड वाटर को देखा था माइक्रोस्कोप में, और तब उनको छोटे छोटे से लिविंग सेल दिखाई दिए थे। तो वो कौन थे, हमारे ल्यूवेन हॉक जी थे, जिन्होंने लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में देखा था। और कब देखा था, 1674 में। देखो इनका नाम याद रखना है और इनका ईयर याद रखना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन से ना MCQ या मैच द फॉलोइंग बहुत बनते हैं। और दूसरी चीज़, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको इसीलिए याद करना है क्योंकि ये 2 मार्कर क्वेश्चन में एज अ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आ सकता है। नाम और उनका ईयर तो MCQ में आ जाएगा, लेकिन जो उन्होंने काम किया था वो आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आएगा। इसीलिए ये तीनों चीज़ें जो मैंने लिखी है ना, वो इम्पॉर्टेंट ही है। मैंने इसमें जितना कुछ डाला है वो सब आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तीसरे आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी। ब्राउन मुंडे हैं हमारे। अब आप देख रहे हो कि पूरे 157 ईयर्स के बाद, 157 ही होगा ना, चलो तुम लोग देख लेना, मैथ्स लगा लेना अपने लिए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इतना है। उन्होंने उस लिविंग सेल के अंदर एक न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। क्या ऑब्जर्व किया था, न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। अब भैया न्यूक्लियस क्या है, आपको भी पता है। न्यूक्लियस क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा हेरिडिटरी मटीरियल प्रेजेंट होता है। हेरिडिटरी मटीरियल का मतलब DNA, क्रोमोसोम्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, आधे अपनी मम्मी से मिलते हैं और आधे अपने पापा से मिलते हैं। वो चांद सितारों की तरह आधे अपनी मम्मी से मिलते हैं और आधे अपने पापा से मिलते हैं, ठीक। तो इन्होंने कब डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, 1831 में। उसके बाद हमारे आए थे कौन आए थे, परकिंजे जी आए थे 1839 में, ठीक है। 8 साल के बाद हमारे परकिंजे जी आए, जिन्होंने उसी सेल के अंदर एक फ्लूइड को देखा था, जिसका नाम उन्होंने क्या दे दिया था, प्रोटोप्लाज्म दे दिया था। साइटोप्लाज्म होता है फ्लूइड सब्सटेंस हमारा सेल के अंदर, और न्यूक्लियस होता है। उन्हीं दोनों को मिला दोगे ना, उन्हीं दोनों को मिला करके प्रोटोप्लाज्म देखा था,
साइटोप्लाज्म भी देखा था और न्यूक्लियस भी देखा था, उसी का नाम उन्होंने प्रोटोप्लाज्म दे दिया था। तो क्या याद रखना है? परकिंजे इनका नाम याद रखना है, इनका ईयर याद रखना है, और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? प्रोटोप्लाज्म। अब देखो प्रोटोप्लाज्म याद रखने का तरीका बता दूं, इनका नाम क्या है? परकिंजे, पी से स्टार्ट है। प्रोटोप्लाज्म किससे स्टार्ट होता है हमारा? वो भी पी से स्टार्ट होता है। तो बस बन गया निमोनिक हमारा, पी से परकिंजे, पी से प्रोटोप्लाज्म, सिंपल, बस। उसके बाद हमारे आए थे उसी ईयर के अप्रॉक्स में शील्डन और श्वान जी, ऐसे स्क्वायर आए थे हमारे, ठीक है। शील्डन जी आए थे और श्वान जी आए थे, जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। सेल थ्योरी क्या है? उसमें उन्होंने बताया था कि सेल एग्जैक्टली है क्या, और ये हम इतनी जो डिस्कवरी कर रहे हैं इसकी, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो गई है। तो उन्होंने ये बताया था कि हमारे जितने भी प्लांट्स के और एनिमल होते हैं ना, वो सब सेल से ही बने हैं भाई। ताज्जुब की बात है ना, हमारे जो भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं। और सेल हमारी बेसिक यूनिट होती है। बेसिक यूनिट मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हैं वो एक सेल से ही बने हैं। लेकिन अब ये जो थ्योरी थी ना इनकी, ये अधूरी सी थी। हमारी अधूरी कहानी, वो सेल की अधूरी कहानी थी। इसको पूरा किया था हमारे वर्चाओ जी ने। किसने पूरा किया था? हमारे वर्चाओ जी ने, ठीक है। चाओ चाओ वर्चाओ, ठीक है। चाओ चाओ खाया है, वो वर्चाओ जी थे। उन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी निकाली थी। तो उस मॉडर्न सेल थ्योरी में देखो उन्होंने क्या बताया था। सबसे पहला तो ये बताया था कि ऑल द सेल्स, एक मिनट, ऑल द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो ऑलरेडी हमारे सेल्स थे उसी में से ही हमारा एक नया ऑर्गेनिज्म बना है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा है भाई, है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। दूसरा उन्होंने बताया था, ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि हमारे जो सेल्स होते हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल्स। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली, है ना, आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये भी देखा हमने, मेड अप ऑफ सेल्स से ही है। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया था, कोई बता सकता है मुझे क्या तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था हमारा? ठीक है, बताओ, कोई बता सकता है मुझे? ओहो, मेरी राइटिंग कितनी खराब लग रही है, कोई बात नहीं। ऑल द सेल्स डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स वर बॉर्न और आर बॉर्न एज अ सिंगल सेल। सब हम लोग कहां से डिराइव करे थे? आर डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल सेल, फ्रॉम सिंगल सेल। अब ये सिंगल सेल से कैसे डिराइव हुए थे पता है किसी को? जाइगोट था कि नहीं था? जाइगोट जो होता है ना हमारा, एक सिंगल सेल ही होता है। वो सेल ही क्या है ना, बार बार डिवाइड होता है, बढ़ता जाता है और हमारा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो क्या था, उन्होंने बताया था हमारे जो सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से में से ही नए सेल बने हैं, ठीक है। हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल्स से बने हुए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया था कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म थे जब वो पैदा हुए थे तो वो एक सिंगल सेल ही थे। जैसे कि मैं हूँ तो मैं पहले एक सिंगल सेल थी, किसके फॉर्म में? जाइगोट के फॉर्म में। वो जाइगोट ने बार बार अपनी ग्रोथ को बढ़ाई और एक क्या बना दिया? पूरा फुल ऑर्गेनिज्म बना दिया। बस ये थी हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी, जो किसने दी थी? वर्चाओ ने दी थी, ठीक है। ये मॉडर्न सेल थ्योरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 मार्कर्स में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द सेशन। जिसको पसंद आया हो वो सेशन को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। और जो मेरे प्यारे प्यारे से सेल्स बच्चे सब इस सेशन पे नए थे, मैम को पहली बार अटेंड कर रहे थे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मेरे से रिलेटेड आपका कोई भी सेशन मिस ना हो।
चलो तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय।